Everyone, welcome to all of you on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 3rd of class 9th NCERT Science, and our chapter name is Atoms and Molecules. परमाणु और अणु क्या होते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. तो लेट्स डिस्कस. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. तो हमारे इंडिया और जो ग्रीक के फिलोसफर्स थे, दार्शनिक थे, वो हमेशा ही हैरानी में रहते थे कि मैटर की कोई ऐसी फॉर्म है जो उनको नहीं पता और जो उनको नहीं दिख रही. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 before Christ. तो जो मैटर था उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं. ये आइडिया कहाँ से आया? ये इंडिया के अंदर ही लगभग 500 ईसा पूर्व जो है ये थॉट कंसिडर किया गया. इंडिया के अंदर ही ये थॉट जो है वो ग्रो हुआ कि हम जो मैटर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. An Indian philosopher Maharishi Kanad postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. तो हमारे इंडिया के ही एक फिलोसफर महर्षि कनाद, उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया कि अगर हम मैटर, जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करते रहें, उसको तोड़ते रहें, तो हमें एक बहुत ही छोटा स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स हमें मिलते रहेंगे. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. और अल्टीमेटली क्या होगा, एक ऐसी स्टेज पर हम पहुंच जाएंगे जहां से हम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमें मिल जाएगा, और अगर हम उसके भी फर्दर टुकड़े करने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा. ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स परमाणु, और उन्होंने महर्षि कनाद ने इन पार्टिकल्स को क्या नेम दिया? परमाणु. अनदर इंडियन फिलोसफर Pakudha Katyayama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter. तो एक दूसरे जो दार्शनिक थे पकुधा कात्यायमा नाम करके, तो उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने इसी पोस्टुलेट को जो है थोड़ा और एक्सप्लेन किया, और उन्होंने कहा कि जो ये पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में ऊपर डिस्कशन हुई है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स, वो नॉर्मली ऐसे ही फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, कंबाइन फॉर्म में किसी के साथ जुड़ के, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के जो है तभी एग्जिस्ट करते हैं, और उससे ही हमें बहुत सारी मैटर की फॉर्म मिलती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, या हम आसपास जो भी मैटर देखते हैं वो क्या है, वो इन्हीं परमाणुओं से मिलके बना हुआ है. अराउंड द सेम इरा, और उसी टाइम के दौरान एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, जो ग्रीक के फिलोसफर थे पुराने टाइम में, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. और उसी टाइम पे क्या हुआ, ग्रीक के फिलोसफर दो, जिनका नेम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिससे हम जो पार्टिकल हमें मिलेंगे उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे. डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल एटम्स. इनडिविजिबल मतलब जिनको हम डिवाइड ना कर सके, इन्हीं पार्टिकल्स को डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम्स. और एटम्स का मीनिंग ही क्या होता है? इनडिविजिबल. ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसिडरेशन. लेकिन सारा कुछ कैसे था? फिलोसफी थी एक तरह से, कि कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया. एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी. और 18वीं शताब्दी तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जो इन फिलोसफी को या इन आइडियाज़ को वैलिडिटी दे सके, या कोई भी एक्सपेरिमेंट इनके फेवर में अभी तक नहीं हुआ था. बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी का एंड तक हम लोग पहुँचे, साइंटिस्ट रिकोगनाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एलिमेंट, तत्व, और जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस पता लगा लिया, और नेचुरली बिकेम इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन. और उनको बहुत इंटरेस्ट था ये चीज़ फाइंड करने में कि जो एलिमेंट है वो कैसे कंबाइन होते हैं और क्यों कंबाइन होते हैं, और जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या होता है. पहले तो क्यों एलिमेंट कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, और जब वो कंबाइन होते हैं तब क्या होता है. एंटोनी एल लेवोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो एंटोनी एल लेवोजियर ने, जो कि
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, अपने कुछ उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसी के बेस पे उन्होंने क्या किया, केमिकल कॉम्बिनेशन के दो इम्पोर्टेंट लॉज हमें दिए जो इन सब को एटम्स को एक्सप्लेन करने वाले थे। सबसे पहले हम देख लेते 3.1 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फॉलोइंग टू लॉज, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं, टू है। तो द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और दो लॉज हमारे सामने रखे गए। लेवोजियर और एल प्राउस्ट सर की जो मेहनत थी वो यहाँ इन लॉज में दिख रही है। तो सबसे पहला लॉ क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इज देयर चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो क्या अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या मास में चेंज आता है। तो इसी लॉ को जो है एक्सप्लेन किया है इस एक्टिविटी के अंदर। तो देख लेते हैं एक बार एक्टिविटी 3.1। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल। तो आपको दोनों में से कोई एक सेट उठाना है। प्रिपेयर सेपरेटली a 5% solution of any one pair of substance listed under x and y each in 10 ml in water। तो आपको क्या करना है, 5% जो है सॉल्यूशन बनाना है 10 ml वाटर के अंदर। कोई भी एक पेयर हमें उठा लेना है x और y में से और हमें जो सॉल्यूशन है वो सेपरेटली x का सॉल्यूशन अलग से प्रिपेयर करना है और y का सॉल्यूशन अलग से प्रिपेयर करना है। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन कोनिकल फ्लास्क। जो हमने सॉल्यूशन अभी बनाया है उसमें से जो हमारा वाई का सॉल्यूशन है उसको हमें कोनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है और सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन इग्निशन ट्यूब, और इग्निशन ट्यूब के अंदर हमें एक्स का सॉल्यूशन लेना है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। अब जो फ्लास्क है उसके अंदर हमें इग्निशन ट्यूब को हैंग करना है, लटकाना है। और इग्निशन ट्यूब के अंदर एक्स का सॉल्यूशन है और कोनिकल फ्लास्क जो ये वाली कंप्लीट है उसके अंदर हमारा क्या है, वाई वाला सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। कॉर्क हमें फ्लास्क के ऊपर रखना है ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन वो बाहर ना जाए एनवायरनमेंट के अंदर, उसका लॉस ना हो। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और इस तरीके से हैंग करना है कि स्टार्टिंग में जो हमारा एक्स का सॉल्यूशन है और वाई का सॉल्यूशन वो इंटरमिक्स ना हो। तो देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, वे द फ्लास्क। सबसे पहले हमें फ्लास्क को उसका वेट मेज़र करना है विद इट्स कंटेंट केयरफुली, उसके कंटेंट के साथ। एक्स और वाई का सॉल्यूशन है, जो भी मिक्सचर है वो सभी का हमें वेट मेज़र करना है और साइड में नोट कर लेना है। नाउ टिल्ट एंड फिल द फ्लास्क। अब हमें फ्लास्क को थोड़ा हिलाना है, उसको टिल्ट करना है ताकि जो सॉल्यूशन है एक्स और वाई का इग्निशन ट्यूब के अंदर था, एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर, तो वो दोनों इंटरमिक्स हो जाए। उसके बाद अब रिएक्शन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, वे अगेन दोबारा से वेट मेजर करना है। व्हाट हैपन्स टू इन द रिएक्शन फ्लास्क। रिएक्शन फ्लास्क के अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगी। डू यू थिंक दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। क्या आपको लगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ऑब्वियसली बात है होगी रिएक्शन। वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। तो हमने माउथ जो था फ्लास्क का उसके ऊपर कोर क्यों रखा है, ताकि हम टिल्ट और स्विल करें फ्लास्क को तो जो रिएक्शन मिक्सचर है वो बाहर ना आए। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंजेस। तो क्या रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले मास के अंदर कोई डिफरेंस आया, तो ऑब्वियसली बात है कि मास के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जो भी है उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर ही है, कोर्क उसके ऊपर लगा हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं रिलीज हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कि मास को जो है द्रव्यमान को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते, खुद से हम नहीं बना सकते, नोर डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मास ना ही तो आप खुद से क्रिएट कर सकते और ना ही आप खुद से उसको ख़त्म कर सकते। तो ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। लेवोजियर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन। तो लेवोजियर ने अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलके ये फाइंड किया कि जो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं,
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से जो मिलके बने उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। और ईच सच कंपाउंड, और इसी तरीके के जितने भी हम कंपाउंड लें उनकी क्या होगी, सेम हैड द सेम एलिमेंट, उनके अंदर भी सेम एलिमेंट होगा। अगर हम एक ही तरीके के बहुत सारे कंपाउंड लें तो सेम एलिमेंट होगा और सेम प्रपोर्शन में होगा, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। तो ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से हमने वो कंपाउंड लिया है, अगर हम एक ही तरह का एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके अगर हमारे पास कंपाउंड बने हुए हैं तो उनकी जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा। और ये मैटर नहीं करता कि हमने कहाँ से वो लिया है और कहाँ से हमने उसको प्रिपेयर किया है। इन ए कंपाउंड, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इन ए कंपाउंड सच एज वाटर। वाटर के केस में अगर हम देखें तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर 1 हमारे पास हो तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन बाय मास कितना प्रेजेंट होगा, 8, यानी कि टोटल 1:8 के रेशियो में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होगा। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो, कहीं से भी हमने पानी को लिया हो, हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो होगा 1:8। दस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर आप 9 ग्राम पानी को डिकम्पोज करो, उसको उसके फैक्टर साफ करो, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन, तो आपको 1 ग्राम तो हाइड्रोजन मिलेगा और बचा हुआ 9 में से 8 ग्राम जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगा। सिमिलरली इन अमोनिया, अमोनिया के केस में अगर हम देखें तो अमोनिया का एटॉमिक मास होता है 14 नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो अगर हमारे पास अमोनिया का फॉर्मूला देखें तो वो होगा NH3। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14, और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 का हो गया 3, तो 14:3 रेशो में जो है अमोनिया प्रेजेंट होगा, चाहे वो कहीं से भी हम उसको ऑब्टेन करें। वट एवर द मेथड ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, कोई भी मेथड हो या कोई भी सोर्स हो जहाँ से हमें अमोनिया मिला है, बट वो रेशो हमेशा क्या होगा 14:3। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये लो जो है वो कहता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट, ये लॉ प्राउस्ट ने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया, एज इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, तो जो एलिमेंट होंगे किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो हमेशा ही डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे, और डेफिनेट प्रोपोर्शन किसका, उनके मास का, यानी कि मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट होंगे। ये नहीं है कि कहीं पर अमोनिया 14:3 है तो कहीं पर 16:3 हो जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जहाँ से भी हम अमोनिया लेंगे तो वो हमेशा 14:3 के रेशियो में हमें मिलेगा, यानी कि जो हमारा प्रपोर्शन होगा वो डेफिनेट होगा बाय मास। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws। अब साइंटिस्टों ने ये लॉज जो है वो परफॉर्म कर दिए, लेकिन वो एक्सप्लेन उनसे नहीं हुए, तो वो एक्सप्लेन करने वाली एक बहुत बड़ी समस्या थी। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, तो जो जॉन डॉल्टन थे उन्होंने बेसिक थ्योरी बताई मैटर की नेचर के बारे में। डोल्टन पिकड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, डोल्टन ने वही आइडिया पिक किया कि मैटर जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, विच वॉज स्टिल दैन जस्ट ए फिलोसफी, जब उस टाइम तक वो सिर्फ एक फिलोसफी थी, तो इन्होंने उसको प्रूव करने के लिए, इन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए उस फिलोसफी को जो है उठाया। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय ग्रीक्स एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, उन्होंने क्या किया, उस एटम वर्ड को उठाया जो ग्रीक्स ने एटम वर्ड दिया था, और उसको उन्होंने कहा कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, और उसको उन्होंने नाम दिया एटम। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। डोल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ, तो जो डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी, किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन, जो हमारे लॉज थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला जो हमारा लॉ था वो था कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ था द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। तो इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैटर जो है एटम से मिलके बना हुआ है और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो उस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया। तो उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट यहाँ पर दिए। अकॉर्डिंग टू डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि सभी के सभी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, वो कंपोज्ड होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं।
द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे के सारे जो मैटर है वो एटम से मिलके बने होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पोस्टुलेट इनका ये था कि जो मैटर है वो एटम से मिलके बने होते हैं और एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्या था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो जो एटम्स है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम ना ही तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। तो अगर हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो एटम्स जो है वो एटम से मिलके ही मैटर बना हुआ है और मैटर के मास को भी हम ना ही तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो मास कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम एक एलिमेंट की बात करें उसके सभी के सभी एटम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होगी, वो दिखने में भी एक जैसे होंगे। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लें तो उनका मास भी अलग अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। नेक्स्ट क्या था, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स है वो होल नंबर्स में जो है वो कंबाइन होते हैं होल नंबर रेशियो में ताकि वो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सके। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। और किस तरह के कंपाउंड होंगे, किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे, वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा एक कंपाउंड के अंदर। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं वो कितने होंगे या कितने तरह के होंगे, वो क्या होगा, वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी। तभी हमारा जो रेशियो है, रेशियो मास का जो रेशियो है वो डेफिनेट रहता है और जो कंपाउंड है वो डेफिनेट प्रपोर्शंस को फॉलो करते हैं। तो दोनों ही लॉज को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यू विल स्टडी दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो एटम है वो सबसे इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते और वो मैटर की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड भी करता है। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो एटम है वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हमारा रहेगा आने वाले कुछ चैप्टर्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।